हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लास्ट हमने जो टॉपिक कंटिन्यू किया था, हाइगेन का तरंग सिद्धांत या फिर हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। आज हम समझेंगे कि इस तरंग सिद्धांत के द्वारा किस तरीके से अपवर्तन को और परावर्तन को समझाया। किसने? हाइगेन ने। इससे पहले एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, उसमें कमेंट में मैंने देखा था कि सर यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। देखिए यांत्रिक तरंगे, ये कोई वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा अगर उन्होंने 11th पढ़ी है। इंग्लिश में इन्हें मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। कौन सी वेव्स बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। ऐसी तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। ठीक है, अगर माध्यम है तो ये तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएंगी। अगर माध्यम नहीं है तो फिर नहीं पहुंच पाएंगी। जैसे ध्वनि तरंग है ना, इसका एक एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ध्वनि। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है, एयर है, हवा है। आपके और मेरे बीच में, अभी तो ये खैर कैमरा मान लीजिए, लेकिन अगर क्लासरूम की बात करूं तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक माध्यम होता है जो है हवा। अगर हवा है तो ही टीचर जो बोल रहा है उसे स्टूडेंट सुन पाएंगे, या फिर स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उसे टीचर सुन पाएगा। ठीक है, अगर हवा नहीं होती तो ना तो टीचर की आवाज़ बच्चों तक पहुंच पाती, ना ही बच्चों की आवाज़ टीचर तक पहुंच पाती। ये बात ध्यान में रखना। अगर निर्वात, ये बात ध्यान में रखिएगा, हवा का मतलब, हवा नहीं है का मतलब मैं कह रहा हूँ अगर निर्वात होता तो, ठीक है, अगर कोई माध्यम नहीं होता तो, ठीक है, अगर कोई माध्यम नहीं होता तो फिर ध्वनि जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती बच्चों, है ना। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे वो जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। इंग्लिश में मैं वर्ड बोलता जा रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान में रखें। एक बच्चे ने बोला था कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिएगा। मैं हमेशा लगभग देने की कोशिश करता हूं। अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो कौन सी होती है बच्चों? ऐसी तरंगे जिनमें ऊर्जा संचरण की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन दोनों एक ही दिशा में होती है। मतलब लेट्स सपोज कीजिए ये माध्यम के कण है ना, ये माध्यम के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और लेट्स सपोज करो इस माध्यम में अगर ध्वनि जाती तो वो ध्वनि कैसे जाती? तो हम बोलते हैं जब हम बोलते तो चीज कंप्रेस होती, संपीड़ित होती, संपीड़न और विलयन, तो फिर ये कण जो है वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो माध्यम के कण है वो बहुत ज्यादा क्या है? पास पास आ गए। ठीक, फिर विरलन होता, दूर दूर जाते और फिर वापस से पास पास आते, फिर वापस से विरलन होता, एक बार कंप्रेशन होता और एक बार रेयरफैक्शन होता। ठीक है, तो ये संपीड़न है जहां कण पास पास में है, और ये विरलन है। तो संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, है ना। ऐसा कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसा चलता रहता। चलिए, तो यहां पे कण कंपन कैसे कर रहे हैं? आंसर है कण ऐसा और ऐसा। ये कण है, ये आगे पीछे अपनी माध्य स्थिति के आगे और पीछे ऐसा कंपन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा या फिर तरंग इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये जिस दिशा में तरंग जा रही है और जिस दिशा में तरंग जाती है वही ऊर्जा संचरण की दिशा होती है। तो तरंग की दिशा और ऊर्जा संचरण की दिशा एक ही होती है, ध्यान में रखिए, 11th का पार्ट है। तो हम बोलते हैं कि अगर कण जो है वह तरंग की दिशा के अनुदिश या ऊर्जा संचरण की दिशा के अनुदिश क्या करते हैं? कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो फिर वो तरंग कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। वापस से एग्जाम्पल कौन सा? ध्वनि। ठीक है, फिर अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव।
ये कौन सी, ऐसी। तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि माध्यम के जो कण हैं वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा कंपन करता है। मतलब तरंग संचरण की दिशा या फिर ऊर्जा संचरण की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, लंबवत। देखो संचरण ऐसा है, कण कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है अपनी माध्य स्थिति के। ठीक है, तो वो वाली तरंगे कौन सी होती है, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव। और लाइट कैसी है, प्रकाश कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है बच्चों। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल, रस्सी में आप ऐसा झटका दो, है ना, तो वो झटका, वो जो रिपल है ना, वो जो तरंग बनी रस्सी में, वो कहां की ओर जाएगी, आगे की ओर। जबकि रस्सी के कण कहां की ओर कंपन कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक, तो रस्सी के कण या रस्सी तो ऊपर नीचे कंपन कर रही है, लेकिन रस्सी के कंपन की दिशा अगर आप देखोगे या ऊर्जा संचरण की दिशा आप देखोगे, ठीक है, पूरी रस्सी के ऊर्जा संचरण की दिशा कहां की ओर होगी, आगे की ओर। आपने झटका दिया तो वो झटका कहां की ओर जाता है, आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा तो गई आगे की ओर, जबकि रस्सी के कण ऊपर नीचे कंपन कर रहे थे। ठीक है, तो वो कौन सी तरंग, जिसमें तरंग संचरण की दिशा या ऊर्जा संचरण की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन एक दूसरे के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये बेसिक भाग था। चलिए, उम्मीद करता हूं अब आपको इस चीज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ओके, हाँ, तो अब टॉपिक चालू करते हैं जो हमें डिस्कस करना है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। और थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, टॉपिक क्या है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या बच्चों, परावर्तन की व्याख्या। अंग्रेजी में अगर मैं इस चीज को लिखूं तो क्या लिखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ। परावर्तन को क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ reflection by Huygens wave principle। ठीक है, ये होगा। अब परावर्तन की व्याख्या मतलब उसने कैसे समझाया कि परावर्तन ऐसा ही होता है, ये परावर्तन के बेसिक फीचर उसने कैसे समझाए। अब बेसिक फीचर का मतलब देखो, अगर परावर्तन होगा बच्चों तो परावर्तन के नियमों का पालन होना चाहिए। दो नियम थे परावर्तन के, कौन कौन सा, एक तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, I = R, या एंगल I = एंगल R, ऐसा ही तो हम बोलते हैं ना। ठीक है, I = R होना चाहिए भैया। दूसरा क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होने चाहिए। यही चीज है बच्चों, क्लियर है ये बात। तो चलिए, तो हमें ये प्रूव करना है, और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब उसने परावर्तन को समझा दिया। अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो परावर्तन को भी नहीं समझा पाए। ठीक है ये बात। चलिए, अब थोड़ा सा समझिए, डायग्राम अच्छे से बहुत तरीके से बनाना है, ये बात ध्यान में रखो। बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी कॉपी में बहुत अच्छा बनना चाहिए। मैं बता दूंगा कॉपी में कैसे अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इसमें थ्योरी आएगी, लेकिन मैं थ्योरी लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत मैं लिखा दूंगा। चलो ओके, तो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले आप परावर्तक सतह बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे बच्चों, परावर्तक सतह। ठीक है, ये परावर्तक सतह हो गई। तो ऊपर वाला तो परावर्तक सतह, चमकीला पृष्ठ, और नीचे वाला पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा। इस सरफेस को हमने नाम दे दिया A' या AB लिख देता हूं मैं। ठीक है, AB एक क्या है, परावर्तक सतह है हमारे लिए, है ना, एक दर्पण हो गया।
और इस परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण आ रही है, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, ऐसा लेकर के आए यू, ठीक। और अगर आप देखेंगे बच्चों, समझना भी इस चीज को, तो ये वाला एंगल जो है वो आप 60 डिग्री बना लीजिएगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बनाना है ना। और इसी के ही समांतर में, अब इसके समांतर कैसे होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये स्केल है ना, तो इस स्केल को अगर मैं ऐसा रख दूं, रख सकते हैं ऐसा, तो फिर एक समांतर रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं ना। तो आपको वही करना है, स्केल ऐसा रख लीजिएगा इसके ऊपर और एक समांतर रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। और चौड़ा वाला स्केल लीजिएगा, वो 30 सेंटीमीटर वाला आ जाता है ना, वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो उससे अच्छा बनता है भाई, ठीक। तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का बने कुछ इस तरीके से लाइन। तो पहले ये 60 डिग्री का डॉट बना लेना और ये लाइन खींच लेना। फिर वापस से क्या करना है, इसी के समांतर एक और लाइन खींचनी है। मेरे साथ में थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बताओ क्या? मेरे को ये आगे भी निकालनी थी, समांतर तो खिंच गई, लेकिन परावर्तन नहीं समझा पाऊंगा मैं अच्छे से। चलिए कोई नहीं, अब करने की रुके, यहां पर ले आते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री का या फिर ये 60 डिग्री का, वापस से वही बात, ठीक। अब ये समझिए, मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। अगर ये 60 डिग्री का आपने एंगल बनाया तो सीधी सी बात है ये भी 60 डिग्री का ही एंगल होगा, ठीक है। एक बार रफ आइडिया समझ लो, है ना। और हमें क्या करना है, अगर 60 डिग्री से आए तो 60 डिग्री से वापस जाना भी चाहिए, सीधी सी बात है, ऐसा ही होगा, ठीक। तो ये 60 डिग्री से आया है तो ये लो 60 डिग्री से मैंने इसे निकाल भी दिया, ठीक। तो ये तो थी आपतित किरण और ये थी परावर्तित किरण, ठीक है। समांतर आई, समांतर ही जानी चाहिए। पहला भाग तो आपको यही करना है, दिमाग में रह जाएगा, ये इतना काम हो गया हमारा। चलिए तो अब क्या करना है, किरणों को हमने दर्शा दिया है और अब लिख देना है अच्छे से कि ये आपतित किरण है, या मैं नीचे लिख देता हूं, आपतित किरण, ठीक है, क्योंकि तीर का निशान दर्शा रहे हैं। और ये है परावर्तित किरण, है ना। अब हमें तो तरंगाग्र से काम करना है भैया। तरंगाग्र कैसे खींचोगे वो थोड़ा समझना बच्चों, ठीक। तरंगाग्र कैसे खींचना है वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का है, तरंगाग्र किरण से 90 डिग्री के एंगल पे होता है, तो मतलब ये 60 और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाऊं इस लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का बनाऊं तो कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये है ना। इस वाली लाइन पे 90, ये 90 डिग्री का एंगल है ये। अगर ये 90 है तो फिर यहां पर भी 90 बनेगा, खैर ये निश्चित सी बात है। क्यों ऐसा हुआ वो थोड़ा समझिए, ठीक। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये तरंगाग्र ऐसा आ रहा था, यूं समतल तरंगाग्र है बच्चों। समांतर किरणें हमेशा कौन से तरंगाग्र को लेकर आती हैं, समतल तरंगाग्र को लेकर। तो ये समतल तरंगाग्र ऐसा आया, ठीक, ऐसा आया। तो ये क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि तरंगाग्र का ये वाला कण तो टकरा चुका है, ये वाला कण अभी भी उसी माध्यम में है, पहली बात, ठीक। और ये एंगल 90 डिग्री का बनना ही चाहिए, मतलब 60 यहां पे और 30 यहां पर। बात समझ में आ गई क्या? 60 ये, 30 ये, तो बताओ ये वाला एंगल वापस से कितने डिग्री का हो गया, ये वाला 60 का ही हो गया क्या? हुआ। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा। इस 90 में से ये जो बीच में ये देख रहे हो ना, ये 30 का बताया मैंने, ये 30 का बताया तो ये ऑटोमेटिकली 60 का हो गया। आपतन कोण 60 का, ये वाला कोण भी 60 का। इसका मतलब ये जो कोण है ना, काली रेखा और ये वाला, ठीक, ये आपतन कोण आई है बच्चों,
ठीक है। और ये भी आपतन कोण आई है, इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान में रखो, पहले तो क्या करना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण बनानी है। कितने डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इससे आपका डायग्राम अच्छा बनेगा। तो यहां पर भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का है, ठीक। फिर किरण बनाने के बाद में क्या करना है, तरंगाग्र बनाना है। तरंगाग्र कैसे बनाओगे, इस आपतित किरण पे, इस वाली पे 90 डिग्री का एंगल ठोकना है, इस पॉइंट पे, इस वाले पे 90 डिग्री का एंगल डॉट बनाना है आपको, ठीक है। तो बन गया, ये काम हो गया। ये भी पूरा 90 है और ये भी पूरा 90 है, क्यों, क्योंकि जेड आकृति में बने हुए कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि ये आई वाला कोण अगर है और अगर ये 60 का है, समझना ये 60 का है, तो ये वाला 30 का हुआ, ये वाला 30 का, तो ये ऑटोमेटिकली कितने का हो गया, 60 का हो गया। क्यों, क्योंकि 30 + 60 90 होना चाहिए ना, ये बुरी लाइन पे, ठीक। इस तरीके से बस एग्जाम में शो मत करना, आपको एग्जाम में क्या शो करना है वो मैंने बता दिया है, ये आई और ये आई बताना है, डन हो गया। चलिए अब आगे काम करते हैं। ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र में कई बच्चे तो ऐसे डायरेक्शन शो कर देते हैं, भैया नहीं भाई, तरंगाग्र में डायरेक्शन शो नहीं करते हैं बच्चों, है ना, ये बात और ध्यान रखना। और ये तरंगाग्र कौन सा है, आपतित किरणों से संबंधित तरंगाग्र है, इसलिए इस तरंगाग्र को कहा जाता है आपतित समतल तरंगाग्र, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, आपतित समतल तरंगाग्र कहा जाएगा, ये ध्यान में रखें, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर आगे वापस से यूं लेकर के जा रहे हैं हम। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये इस वाली लाइन पे आपको वापस से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इस वाले पॉइंट पर। 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे वो समझिए। ये आपतन कोण आई था, ठीक, तो ये भी क्या होगा, आई के बराबर ही होगा, है ना। जो एंगल आई होता है वो आर के बराबर होता है, लेकिन चलो मैं इसको आर मान रहा हूं, ये आर है, ठीक है। और मेरे को इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये कैसा जाएगा, तो हमने बोला कि ये 60 डिग्री का था, ठीक, 60 डिग्री का ये, और यहां पर अगर मैं 90 बना दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, पूरा ये पूरा एंगल है ना, ये 90 है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो अब यहां से तो ये हटाओ। अब क्या हुआ, समझना अब इस चीज को बच्चों, कि अगर ये पूरा का पूरा 90 है और ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का हुआ। ये 30 डिग्री का हुआ, तो ये वापस से कोण कितने डिग्री का हुआ, 60 का ही हुआ क्या, है ना। तो इसका मतलब अगर ये आर था, इस तरफ वाला कोण आर था, तो ये अंदर वाला कोण भी क्या है, आर ही है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, बस मेरे बताने का लॉजिक इतना ही था, है ना। ये थोड़ा ध्यान में रखें कि अगर ये आर है, तो ये जो तरंगाग्र बन रहा है, समतल तरंगाग्र, इस समतल तरंगाग्र का इस परावर्तक सतह के साथ में कोण भी कितना है, आर कोण ही है। इस तरंगाग्र को क्या नाम दिया जाएगा, आंसर है बच्चों परावर्तित किरणों से संबंधित है, इसलिए हम बोलेंगे इसे परावर्तित समतल तरंगाग्र, ठीक है। फिर अगर ये कोण 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, है ना। अब मेरा ये थोड़ा सा ये ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, आपका ऐसा होना नहीं चाहिए, आपका होगा भी नहीं, क्योंकि अगर एंगल मेजर करके बनाओगे ना कि ये वाला कोण 60 डिग्री का बनेगा, तो फिर ये लाइन भी उसी एंगल से जानी चाहिए, फिर इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, डॉट एग्जैक्ट बहुत अच्छा सा डायग्राम बनेगा बच्चों, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो भी वैसे भी अच्छा ही बनना है। अच्छा चलिए अब काम करते हैं, थोड़ी रामायण में चेंजेस करते हैं, इन पॉइंट्स को नाम देते हैं। तो हमने बोला इसको नाम दे दिया P, इसे नाम दिया Q, इसे नाम दिया R, इसे नाम दिया S, ठीक। फिर इन किरणों को भी नाम दे दीजिए, तो इसको नाम देते हैं W, X, Y, Z, ठीक है। ये मैंने मेरे हिसाब से रैंडम मान लिया, आप जो भी चाहें दे सकते हैं। ऑलराइट, अब क्या है वो थोड़ा सा आगे समझना है हमें। पहली चीज तो ये प्रूव करना है कि I = R, ठीक है। दूसरा तो प्रूव्ड है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर है, तो ये तो प्रूव्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस I = R को प्रूव करना है कि ये बराबर है। ये कैसे बराबर प्रूफ होंगे वो समझिए। ये दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, यूं, एक तो ये है, एक ये है, भैया दिखाई दे रहा है ना, ये
दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर इन दोनों त्रिभुजों को या तो समरूप सिद्ध कर दो या सर्वांग सम सिद्ध कर दो, वापस से सुनो, या तो त्रिभुजों को क्या सिद्ध करो, समरूप या फिर सर्वांग सम, दोनों ही केस में कोण तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको या तो समरूप सिद्ध करना है या सर्वांग सम सिद्ध करना है, आपका काम बैठ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, वो क्या चीज है वो समझिए, ठीक। जब मैं बोल रहा हूं कि ये जब तरंगाग्र आया था ऐसा, तो ये वाला तो टच कर चुका था, ये वाला जो कण है माध्यम का वो अभी भी आर पॉइंट पर है, उसी माध्यम में है, ठीक है, जबकि ये टच कर चुका है। अब लेट सपोज करो माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो v है, इस माध्यम में मैं निर्वात नहीं मान रहा हूं, मैं कोई दूसरा रैंडम माध्यम मान रहा हूं, तो v मान लिया, आप c भी मान करके चल सकते हैं, निर्वात लेकर के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमने बोला कि माध्यम में प्रकाश की चाल v है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो t समय में r से कहां तक पहुंच जाता है, q तक पहुंच जाता है, ध्यान में रखना। ये कितने समय में, t समय में r से कहां तक पहुंच जाता है, q तक पहुंच जाता है। तो r से लेकर q तक की ये जो दूरी है वो दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय, ठीक। चाल कितनी v, समय कितना t, तो फिर ये जो rq है वो किसके बराबर होगा, vt के बराबर होगा। क्लियर है ये बात। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमने बोला कि t समय में अगर r बिंदु पर उपस्थित कण q तक पहुंच जाता है तो फिर तय की गई दूरी rq बराबर क्या होगी, vt होगी, ठीक। चलिए अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर जो आया था कण या तरंगाग्र का जो भाग p बिंदु को स्पर्श कर चुका है, ठीक, क्या वो यहीं पर रह गया, नहीं भाई, वो परावर्तित भी तो हुआ, उसने भी t समय में कुछ ना कुछ दूरी तय करी होगी। आंसर है वो t समय में p से कहां तक पहुंच जाता है, s तक पहुंच जाता है, ठीक है। माध्यम चेंज हुआ नहीं तो उसकी चाल भी चेंज नहीं हुई, समय उतना का उतना, ठीक है। तो हमने बोला कि P वाला जो बिंदु था या फिर P पॉइंट के ऊपर जो कण था या तरंगाग्र का जो भाग था वो P से कहां तक पहुंच गया, S तक पहुंचा, कितने समय में, T समय में। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो PS है ना, ये PS भी किसके बराबर है, चाल गुणा समय, VT के बराबर है। आपको पता चलेगा RQ और PS दोनों समान हैं, ये बात ध्यान में रखना। इसका लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर t समय में r बिंदु पर उपस्थित तरंगाग्र का भाग q तक पहुंचता है तो उतने ही समय में p बिंदु पर उपस्थित तरंगाग्र का भाग s बिंदु तक पहुंच जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ये बात। चलिए तो ये दोनों दूरियां बराबर है, ठीक। मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं और समझिए, जिनको मेरे को समरूप या फिर सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो मैं बोलूंगा पी क्यू आर, एक तो है त्रिभुज पी क्यू आर और एक है त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक। आप देखेंगे पी क्यू तो कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, फिर आर और एस 90 डिग्री का कोण है, अरे है नहीं है, क्यों है, क्योंकि तरंगाग्र किरण के साथ में लंबवत होता है इसलिए, ठीक है, कारण यही है। फिर हम बोलेंगे आर क्यू का मान किसके बराबर है, पी एस के बराबर है, समान समय में तय की गई दूरियां हैं, ठीक है, इसलिए बराबर है। तीन चीजें बराबर हो गई, दो तो भुजाएं, ठीक है, और एक कोण, बताओ भाई हो गया क्या। इसमें दो ला लग सकते हैं, एक तो वो भुजा, कोण भुजा वाला लगा दो आप, एस लगा दो, या फिर आप RHS भी लगा सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल 90 डिग्री का कोण, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला क्या क्या बोलते हैं उसको, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, और एक दूसरी कोई भी साइड, ठीक है। तो ये RHS ला भी लग सकता है, SAS ला भी लगा के काम कर सकते थे, तो कोई सा भी लेना, लेकिन ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो फिर I का मान किसके बराबर आएगा, R के बराबर आएगा भैया, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो सिद्ध हो गया। इस तरीके से ये सिद्ध किया जाता है। चलिए आप डायग्राम बना लीजिएगा, चलो मैं आपको टाइम दूंगा डायग्राम बनाने का, आपने मेरे हिसाब से समझ लिया होगा बनाना कैसा है। थोड़ी सी थ्योरी मैं लिख देता हूं और अच्छा डायग्राम बनाना है बच्चों, डायग्राम अच्छा बन गया इंप्रेशन बैठ जाएगा भैया, ठीक। थ्योरी लिखे बच्चों, ओके, तो चालू करते हैं। हमने क्या लिखना है, माना, समझिएगा जो थ्योरी आपको लिखनी है, माना AB है, माना AB एक
चमकीली परावर्तक सतह है जिस पर समतल तरंगाग्र PR, अब हम किरणों की बात नहीं करें, हम तरंगाग्र की बात कर रहे हैं, जिस पर समतल तरंगाग्र PR आपतन कोण I बनाकर आपतित होता है। आपतित होता है तथा QS एक परावर्तित समतल तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र है जो परावर्तक सतह के साथ परावर्तक कोण R बनाता है। सिंपल थ्योरी लिखें, कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपतित समतल तरंगाग्र PR का R बिंदु यदि T समय में V चाल से Q बिंदु तक पहुंचता है तो उतने ही समय में P बिंदु का भाग S बिंदु तक पहुंचता है, S बिंदु तक परावर्तित होकर पहुंचता है, परावर्तित होकर पहुंचता है। अतः कौन कौन सा? R से लेकर Q तक की दूरी, RQ बराबर PS बराबर क्या बच्चों? VT। ठीक है, इतना उतारो, उतार ही लोगे, कोई तो दिक्कत आनी ही नहीं है। इतनी थ्योरी लिख दोगे बच्चों, खूब है ना। चलिए अब इसके बाद में आगे इसके डायग्राम के नीचे काम कर दूं मैं। चलिए अब इतना करने के बाद में हमें सर्वांगसम वाला पार्ट सिद्ध करना है। तो हमने लिखा कौन कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज कौन सा था? PQS में क्या होने वाला है भाई? तो हमने बोला PQ बराबर PQ, यही करते हुए आए हो 10वीं तक, क्या? उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। फिर कोण R बराबर कोण S, या फिर आप ऐसा लिखना चाहते हो कोण PRQ बराबर कोण RSP, ऐसा लिखना चाहते हो तो भी लिख दीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लो? तरंगाग्र किरण के लंबवत होता है। ठीक है, कारण लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में RQ बराबर PS, RQ बराबर क्या? PS। फिर समान समय में तय की गई दूरियां हैं और आप लिख दीजिएगा बराबर में क्या है? VT है, जो हमने पहले लिख दिया VT है ना, या फिर बराबर में लिख दीजिएगा VT। अतः
उपरोक्त, या फिर इन्हें समीकरण नंबर डाल दीजिएगा, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 डाल दीजिएगा और बोल दीजिएगा अतः समीकरण 1, 2 व 3 से क्या भाई स्पष्ट है कि तीन चीजें बराबर हो गई। तो हमने क्या लिखना है, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज कौन से PQS के, PQS के। ठीक, अतः CPCT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT नहीं करते थे क्या, अतः CPCT से क्या P बराबर क्या R या फिर I बराबर कोण I बराबर कोण R होगा। फिर जैसे ही ये लिख दो बच्चों, जैसे ही वो लिख दो, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, तरीके से सुन लीजिए। वो प्रूव हो चुका है, वही प्रूव करना था। फिर आप क्या लिखोगे, यही परावर्तन का प्रथम नियम है, अर्थात परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तित कोण के तुल्य होता है। सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या लिखोगे, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है जिसके अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया काम। फिर आगे क्या करना है, आपको दूसरा नियम और लिखना है, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या डालोगे, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है। ठीक है, ये लिख करके आओगे। हो गया काम, दोनों चीजें हो गई, दोनों नियम हमने क्या किए हैं बच्चों, प्रूव कर दिए हैं। इस तरीके से क्या किया जाएगा, हाइगेन के द्वारा तरंग सिद्धांत, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या की जाएगी। तो मेरे हिसाब से जल्दी से इसे कंप्लीट करो। ठीक है, मैं देख लेता हूं कि वीडियो क्लैरिटी ठीक है या नहीं है। जल्दी से बच्चों इसे प्लीज कंप्लीट कर लो। ओके, एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट, फाइन। हाँ भाई, वो R और S बिंदु जो है ना वो समान ऊंचाई पर होने चाहिए। मेरे डायग्राम में ऐसा बना नहीं, मैंने कोशिश पूरी की थी, लेकिन वो समान ऊंचाई पर होंगे तो डायग्राम आपका बहुत सुंदर दिखाई देगा। और जो मैंने बताया है ना उससे बनाओगे तो डेफिनेटली वो समान ऊंचाई पर ही आएंगे बच्चों। ये डायग्राम दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब बनाने बैठोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि भैया ये खीर जो है दिख बहुत अच्छी रही है, लेकिन पीने में और पचाने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अरे मैं एक चीज तो बोलना भूल ही गया भाई। क्या बच्चों, क्या करना था, वो ऐड आ रहा था ना उसके ऊपर टिक करना था, नहीं करना था, किया किसी ने? चलो, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात को माना है और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर के। हाँ भाई, आगे वाले भाग पर चलें। ओके। हाँ, तो देखो, परावर्तन की व्याख्या तो कर चुके हैं, अब किसकी व्याख्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, ये तो बना लिया होगा ना आराम से। ओके, वो जो 2 पॉइंट मैंने बताया था वो आपको लिखने हैं, परावर्तन के दोनों नियम आपको लिखने हैं बच्चों। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास में अपवर्तन की व्याख्या। अब देखो, अपवर्तन को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वास्तविकता में अपवर्तन है क्या, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि अपवर्तन है क्या। भी क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं कि अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वेग चेंज होने के कारण वो या तो अभिलंब के पास आती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों में से कोई एक केस होता है सामान्यतः। ठीक है, और यही घटना है ना, प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में अपने मूल पथ से विचलन या फिर अभिलंब के पास आना या अभिलंब से दूर हट जाना की घटना ही क्या कहलाती है बच्चों, अपवर्तन कहलाती है। यही तो होता है देवताओं, यही तो पढ़ते हैं अपन।
अब अगर अपवर्तन की व्याख्या करनी है या अपवर्तन को सिद्ध करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपवर्तन के दोनों नियमों को सिद्ध करना पड़ेगा। हाइगेन का तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ये लो भाई, बस ये दो चीजें चेंज करनी थी, हेडिंग अपनी तैयार है। अपवर्तन, और इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं ऐसा बोल रहा था कि हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हमें अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना पड़ेगा। कौन कौन से नियम थे, एक तो वो स्नेल वाला नियम आपको याद होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, या फिर म्यू 2 1, है ना। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष ऐसा ही होता है। चलिए, एक तो ये, दूसरा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं, यही तो है। चलिए, वो तो डायग्राम से सिद्ध हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सिद्ध करना है, स्नेल का नियम। क्या सिद्ध करना है बच्चों, स्नेल का नियम सिद्ध करना है, और वो हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो केस ले रहा हूँ बच्चों, वो विरल से सघन के लिए ले रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। कौन से के लिए ले रहे हैं, विरल से सघन के लिए ले रहे हैं। चलो, ये डॉट 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 लाइन नहीं बना रहे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ओके, तो हमने बोला कि पी क्यू एक पृथक्कारी सतह है। इस सतह का नाम क्या दिया जाएगा बच्चों, पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी का मतलब पृथक करने वाला, अलग अलग करने वाला। तो इसके ऊपर एक माध्यम है, और लेट सपोज कीजिए वो माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। इसे हमने माध्यम नंबर 1 कह दिया है, और यहाँ पर प्रकाश का वेग जो है वो v1 है, चाल जो है वो v1 है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, इस माध्यम का अपवर्तनांक अगर मैं लिखूँ तो मैं μ1 लिख करके चल रहा हूँ। अपवर्तनांक μ1 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 है, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अगर माने तो λ1 लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले की बात करें, इस वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, तो दूसरा माध्यम, इस वाले को हमने सघन बना दिया। ठीक, सघन माध्यम है, दूसरा माध्यम हो गया। इसके लिए प्रकाश की चाल v2 हो जाएगी, अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा, और तरंगदैर्घ्य λ2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इनिशियल डिफाइन किया। अब इसके बाद में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक समतल तरंगाग्र लेकर के आना है। तो मतलब समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर के आना है। अब देखिए, आपतित समतल तरंगाग्र ऐसा भैया, ये लो, आ गया, आ ही गया। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो किरणें हैं, है ना, ये तो किरणें हैं बच्चों समांतर। हालांकि उतनी समांतर मेरी बैठी नहीं है, आपकी बैठनी चाहिए। किस तरीके से आप समांतर बनाओगे मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया है ना। चलिए, फिर क्या करना है बच्चों, ऐसा लाइन खींचना है। फिर चूंकि विरल से किस में जा रहे हैं, सघन में जा रहे हैं, तो अभिलंब की ओर मुड़ता हुआ आपको प्रदर्शित करना है। तो ये लो भैया, डन हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यही तो बोलते हैं, ये वाला तो आई है और ये आर है। ठीक है, डन हुआ। चलिए, हमें क्या बनाना है, तरंगाग्र बनाना है। वो इंपॉर्टेंट भाग है, और वो समझिए बच्चों। तरंगाग्र कैसे बनेगा, तो हमने बोला कि ऐसा आ रही है प्रकाश की किरण, यूं आई, तो ये वाला भाग पहले पहुंचा, ये बाद में पहुंचेगा, इसे टाइम लगेगा। तो हमने ऐसा बना लिया, 90 डिग्री का एंगल, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल, ये ध्यान में रखें। ठीक, तो इसके ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, ऐसा ये बना दिया। ठीक, अगर इधर 90 पूरा ये बन रहा है, तो फिर ये भी 90 डिग्री का एंगल ही होगा, परपेंडिकुलर है। वैसे भी तरंगाग्र और किरण एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये वाला तरंगाग्र कौन सा होगा, आपतित, क्या लिखेंगे इसे बच्चों, आपतित समतल तरंगाग्र। ठीक है, ओके। फिर
आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है बच्चों, मैं इसका अगर मैं नामकरण लिखूं और मैं इसको बोलता हूँ ये ए, इसे बी, इस वाले पॉइंट को मैंने सी लिखा। समझना, सी वाला पॉइंट अभी भी हवा में है, तरंगाग्र एसी है, एसी का ए भाग तो पृथक्कारी सतह को टच कर चुका है, जबकि सी वाला भाग अभी भी पहले माध्यम में ही है। ठीक है, अब लेट सपोज करते हैं कि ये टी समय में, कितने समय में, स्मॉल टी समय में ये सी से कहां तक पहुंच रहा है, बी तक पहुंच रहा है। ठीक, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, आंसर है चाल गुणा समय। चाल थी कितनी, v1, समय था कितना, t, तो फिर ये c से लेकर b तक की जो दूरी है वास्तविकता में वो है v1t, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो t समय में ये c से लेकर b तक पहुंचा, उतने ही समय मतलब t समय में ये a वाला भाग क्या अभी भी यहीं पर रहेगा क्या, नहीं भैया, ये भी तो t समय में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। क्लियर है ये बात, कितनी दूरी तय करेगा, आंसर है दूसरे माध्यम में जा चुका होगा, दूसरे माध्यम की चाल गुणा उतना ही समय, दूसरे माध्यम में चाल कितनी, v2, समय कितना, t, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, v2t। बात हो गया। चलो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो v2t हम इस तरफ बनाने वाले हैं क्या वो v1t से ज्यादा होगा या कम होगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है बच्चों, कौन सा वेग ज्यादा है ये निश्चित कर लो। ठीक है, विरल माध्यम में वेग ज्यादा होता है, तो यहां पर डायग्राम में ऊपर लिख लीजिएगा कि v1 का मान ज्यादा है किससे, v2 से। इसका मतलब ये है कि ये दूरी ज्यादा होनी चाहिए और इसमें दूरी कम होनी चाहिए, उतनी समय में तय की गई दूरी कम होगी क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, वेग घट गया है ना। तो ये t समय में यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, उतनी समय में तरंगाग्र का a वाला भाग भी कुछ ना कुछ दूरी तय करता है। लेट्स सपोज कीजिए वो यहां पर पहुंच रहा है, ये कोई डी बिंदु है। ठीक है, और आप जब डायग्राम बनाएं तो इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि A से लेकर D तक की दूरी C से लेकर B तक की दूरी से कम दिखाई दे, डायग्राम में भी कम दिखाई देनी चाहिए अगले को। ठीक है, चलिए फिर इस वाले पॉइंट को मिला दो किससे, इससे। आप गौर करेंगे ये यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से बनाना कि इसका 90 डिग्री वहां पे टच कर जाए। ठीक है, चलिए ये दूरी कितनी होगी, AD, आंसर है v2t होगी, ये ध्यान में रखें। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपके पास में जगह है तो v2t लिख दीजिएगा, दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एंगल अच्छे से दिखाई देंगे। आप वीडियो का पिक्सल जो है वो 360 न रखें बच्चों, ये 480 या फिर 720 रख सकते हैं, तो 720 रखें, डायग्राम आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में डायग्राम बन गया, आपको पता चलेगा ऊपर वाला त्रिभुज थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला त्रिभुज थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली। डन हुआ, ये डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब काम क्या करना है वो समझिए बच्चों, जो हमें एग्जाम में करना है। तो पहले थ्योरी बता देता हूं, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, स्नेल का नियम सिद्ध करना है, वो स्नेल का नियम हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिख करके आना है वो समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर थ्योरी में दिक्कत होती है। बच्चों थ्योरी और कुछ नहीं, जो आपने काम किया है ना उसी को ही रिप्रेजेंट करना होता है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी अगर आप साइंटिफिक लिख पाते हो या साइंस की लैंग्वेज या फिजिक्स की लैंग्वेज लिख पाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी अगर आप सिंपल लैंग्वेज भी लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही लिखना ज़्यादा जरूरी होता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये प्रदर्शित कीजिए, ये वाला तरंगाग्र, ये BD भी एक तरंगाग्र होगा, दूसरे माध्यम के अंदर है। तरंगाग्र में कभी डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, ध्यान में रखना। इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। एक चीज और मेरे को रिप्रेजेंट करनी है, वो रह गई। देखो ये तरंगाग्र, अगर ये वाला कोण I है तो ये वाला कोण भी यहाँ पर क्या होगा, I ही होगा। अगर ये कोण R है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, R ही होगा, ध्यान में रखना। सेम वही पैटर्न है, अगर ये I है तो ये I है, तो अगर ये R है तो ये भी R है। कैसे पता चला, चलो बता देता हूँ मैं। देखिए ये पूरा का पूरा कोण 90 है, ठीक, तो ये वाला 90 माइनस R हो जाएगा क्या, क्योंकि R तो ये खा गया, तो ये 90 माइनस R। अब वापस से ये देखो अभिलंब और सतह वापस से 90 है, 90 माइनस R ये, तो ऑटोमेटिकली R कौन सा होगा, यही तो होगा, है ना। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए काम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे PQ क्या है, एक पृथक्कारी सतह। सबसे पहले यहां से चालू करते हैं। तो हमने लिखा माना PQ एक पृथक्कारी
सतह है जो माध्यम 1 ब्रैकेट में लिख लीजिए विरल माध्यम है ना, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो विरल ही है। माध्यम 1 को माध्यम 2 और ब्रैकेट में क्या लिख लेना है बच्चों, सघन माध्यम, सघन माध्यम से क्या करती है बच्चों, पृथक करती है, पृथक करती है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी बच्चों, v1 तथा इसका अपवर्तनांक, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। जबकि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी, v2 तथा इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, μ2 है। ठीक है, अब क्या करें, तरंगाग्र के बारे में बताते हैं। ठीक, यहां कौन सा है, AC, यहां AC आपतित समतल तरंगाग्र है, तरंगाग्र है जो क्या भाई, जो कितना कोण बनाता है, आई कोण बनाता है, जो पृथककारी सतह से, पृथककारी सतह से कितना कोण बनाता है, आई कोण बनाता है ना, तथा कौन सा है, ओके BD है ना, तथा BD कौन सा तरंगाग्र है बच्चों, BD अपवर्तित समतल तरंगाग्र है। तरंगाग्र है जो पृथककारी सतह से कितना कोण बनाता है, R कोण बनाता है। डन हो गया क्या, डन। चलिए फिर आपको इन दोनों दूरियों को और बताना है। ठीक, तो हमने क्या लिखना है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख देते हैं, तरंगाग्र AC का C भाग T समय में V1 चाल से, V1 चाल से बिंदु B तक पहुंचता है। फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इससे हमें क्या पता चला, BC बराबर कितना है, V1T है। उतने ही समय में, उतने ही समय में AC तरंगाग्र का A भाग माध्यम 2 में V2 चाल से
कहाँ तक? डी बिंदु तक पहुंचता है, डी बिंदु तक यहां पे लिख देता हूं पहुंचता है। और ब्रैकेट में हमें क्या पता चला? ए डी की दूरी पता चल गई। ए से कहाँ तक? डी तक। ये तो बोल रहे ना, ए भाग माध्यम 2 में V2 चाल से कहाँ तक पहुंच रहा है? डी बिंदु तक पहुंच रहा है। अतः ए डी बराबर क्या? चाल गुणा समय, V2 इंटू टी। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरी की रामायण। ठीक है, जल्दी से इस चीज को उतारें, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 कैसे आया। इसी के साथ में हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर इस माध्यम में, समझना, इस माध्यम में, पहले माध्यम में अगर प्रकाश की आवृत्ति n1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति n2 है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, अपवर्तन जब पहली बार बताया होगा आपको, कि अपवर्तन के अंदर बच्चों कभी भी आवृत्ति चेंज नहीं होती। ठीक है, ये सिद्ध करेंगे आज हम। पहले ये थ्योरी उतारो, उसके बाद में जल्दी से वो करवाता हूं। मेक इट फास्ट, जल्दी से थ्योरी उतार लो बच्चों। आपके जो कमेंट मेरे को देखने को मिलेगा, मेरे को बहुत खुशी होती है बच्चों। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे बोलते हैं, कुछ बच्चे कमेंट करके बोल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रखें। हाँ भाई, उतार लिया बच्चों, ज़्यादा कुछ वैसे लिखाया नहीं था। और मेरे साथ में थ्योरी वाला काम तो खैर आप मेरे साथ में भी उतार सकते थे, और आप समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना, समझ करके उतार लेना, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये चीज़ ठीक है, इतना समय ठीक है उतारने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उतारने में। ओके, हाँ, तो अब हम काम कर रहे हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पर। हमें साइन आई बटा साइन आर चाहिए बच्चों, तो साइन आई भी चाहिए, साइन आर भी चाहिए, है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझिए। तो वो त्रिभुज देखो जिसमें आई और आर कोण हैं, उन त्रिभुज को चूज करो, उनमें साइन आई और साइन आर निकाल लो। सबसे पहले पहला टास्क आपका वही होना चाहिए बच्चों। और बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों, एग्जाम में आ गया तो ये मान के चलो फ्री फोकट के नंबर वो आपको दे रहा है, और अच्छा पॉइंट है एग्जाम में आने के लिए। तो हमने सबसे पहले देखना है कि आई कोण कौन से त्रिभुज में आ रहा है। आंसर है ए बी सी। ठीक है, तो हमने लिखना है त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे? साइन आई निकालेंगे। तो हमने लिखा साइन आई बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यही तो होता है। ठीक, लंब क्या होता है? तो आंसर है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तथा कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। चलिए, तो लंब बटा कर्ण, तो यहां से अगर मैं साइन आई लिखता हूं तो साइन आई सामने वाली भुजा क्या है? बीसी है, या सीबी लिख लें, बीसी डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? कर्ण ए बी दिखाई दे रहा है क्या? ए बी। बीसी का मान कितना? थ्योरी में हमने लिखा था बीसी का मान कितना? V1T डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? ए बी। ये समीकरण नंबर क्या? 1। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट त्रिभुज जिसके अंदर आर है, आर कौन सा? ए बी और डी। इसमें अगर आप देखोगे तो आर दिखेगा आपको, दिख रहा है? तो हमने लिखा त्रिभुज ए बी डी में, और हमें साइन आर चाहिए, तो हमने लिखा साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? कोण के सामने वाला होता है लंब, तो मतलब ए डी तो लंब हो गया, और 90 के सामने वाला होता है कर्ण, और ए बी कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण मतलब ए डी बटा ए बी। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अब ये मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ए डी कितना है? हमने थ्योरी में लिख दिया था कितना? V2T बटा क्या बच्चों? ए बी। ये समीकरण नंबर 2। देखो साइन आई भी आ गया, साइन आर भी आ गया, क्या करना है? भागी तो लगाना है। तो हमने क्या लिखा? समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगाने पर? भाग लगाने पर। डिवाइड कर दो बस, है ना, डिवाइड करना है आपको। तो हमने क्या किया? साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई का मान देखिए कितना है? V1T बटा ए बी, यही तो है। साइन आर का मान देखें
V2T बटा ए बी से ए बी जाता रहा, क्या हो गया V1T बटा V2T। अरे ऐसे ही तो होगा देवताओं, टी से टी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली मिला में देखो साइन आई बटा साइन आर, क्या बच्चों V1 बटा V2 हो गया, क्या डन हो गया। चलिए ये हमारे पास में समीकरण नंबर 3 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। अब इसके बाद में आगे वाला काम दो तरीकों से किया जा सकता है। मैं आपको सबसे सिंपल बोलूंगा, डायरेक्ट काम करो। आप सभी ने अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष क्या होता है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। यही तो पढ़ते हो, मतलब V1 बटा V2 लिखेंगे। ठीक, तुम देखो मैं वही करने वाला हूं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा किसकी परिभाषा से, आपेक्षिक अपवर्तनांक। किसकी, आपेक्षिक। एक तो होता है निरपेक्ष जिसमें पहला माध्यम निर्वात होता है, दूसरा होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है जिसमें पहला माध्यम निर्वात नहीं होता। यहाँ पे निर्वात हम ले भी नहीं रहे पहला माध्यम, तो मैंने लिखा आपेक्षिक अपवर्तनांक की परिभाषा से ठीक है, कर लिया। चलिए आपेक्षिक अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बोलती है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, या पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही तो होता है। चलिए तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, डन हो गया हमारे लिए, तो यही तो था। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। गौर करो V1 बटा V2 म्यू, V1 बटा V2 साइन आई बटा साइन आर। ये वाली चीज हमें पता होती है, ये वाली हमने इस वाले डायग्राम से निकाली, दोनों को क्या करना है, मैच करना है। तो मैंने कहा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हुआ बच्चों, क्या भाई, साइन आई बटा साइन आर बराबर μ/1। यही तो प्रूव करना था। यही किसका नियम है, यही स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम अपवर्तन में ही तो यूज होता है। ठीक है, यही क्या है, स्नेल का नियम है, या अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है वो समझिए, यही स्नेल का नियम है या यही अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है। अब आगे क्या लिखना है इसके, जिसके अनुसार आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या या अपवर्तक कोण की ज्या का अनुपात, ज्या मतलब तो समझते हो ना, साइन होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तक कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जो कि द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष स्पष्ट करता है। इतना लिख करके आ जाना, कर लोगे इतना, कोई दो राह नहीं होना चाहिए इसमें देवताओं। ठीक है, तो इतना कर लोगे। चलो और क्या लिखना है हमें, मैं लिख देता हूं, फिर बच्चे बोलेंगे सर लिख दिया करो। जिसके अनुसार आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तक कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतना ठीक है भाई, प्रदर्शित करता, इतना लिख दिया, ये तो हो गया। ठीक है, और यही प्रथम नियम है, ऐसा बोल दीजिएगा, है ना, अपवर्तन संबंधी प्रथम नियम है। फिर दूसरा नियम क्या लिखना है, एवं चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं।
ठीक है, यह अपवर्तन संबंधी द्वितीय नियम है। रामायण खत्म भैया, इतना ही काम था। ठीक है, कर लोगे देवताओं, इसको उतार लोगे, उतार ही लिया होगा। अब तक तो इतनी बातें तुम सुनते थोड़ी हो, है ना, उतार लिया होगा। चलिए अब आगे जो सवाल पूछा जाता है 1 नंबर का, सीबीएसई में देखा जाए तो 2 नंबर का आ जाता है ये सवाल कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तन के दौरान आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो यहां से सिद्ध होगा। मैंने आपको बताया था ना, अपवर्तन में कलर चेंज नहीं होता। यहाँ पे नीली लाइट है तो यहाँ पर भी नीली लाइट ही आएगी, जबकि तरंग दैर्घ्य चेंज हो रही है। तो तरंग दैर्घ्य चेंज हो रही तो आप बोलोगे सर लाइट का कलर भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आवृत्ति चेंज नहीं होती। और रंग जो है ना, वो आवृत्ति विशेष का गुण है। ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा। आवृत्ति चेंज हो गई तो फिर कलर भी चेंज हो जाएगा लाइट का, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो सवाल मैं लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है। सिद्ध कीजिए कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अब क्या करना है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया। डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो थ्योरी हमने लिखी थी वो लिखनी पड़ेगी, है ना। वो थ्योरी आपको लिखनी ही पड़ेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। जो शुरुआत में अपने थ्योरी लिखी थी ना, वो थ्योरी आएगी ही आएगी। मैं अब आपको काम करके बता रहा हूं कि उसके आगे क्या करना है। वो थ्योरी लिख दीजिएगा, डेरिवेशन नहीं करना, थ्योरी लिख दीजिएगा। उस थ्योरी के बाद में क्या काम करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए। डायग्राम बनेगा, थ्योरी उतरेगी, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम ये बोलेंगे बच्चों कि हमें तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है। पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य λ1 है, दूसरे में λ2। लेकिन λ1 और λ2 को किससे प्रदर्शित किया जाए, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो तय कर रहा है दूरी, CB दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे माध्यम में दूरी कितनी है, AD है। और दूरी और तरंगदैर्घ्य दोनों का मात्रक सेम है और दोनों समान समय में तय की गई दूरियां हैं। ठीक है, इसलिए वो तरंगदैर्घ्य का काम भी कर सकती थी। ठीक, तो हमने क्या लिखना है, यदि प्रथम माध्यम में CB दूरी तरंगदैर्घ्य λ1 को तथा द्वितीय माध्यम में दूरी AD तरंगदैर्घ्य λ2 को प्रदर्शित करें, तब क्या होगा भाई, CB में अगर AD का भाग लगा दिया जाए तो फिर वो क्या होगा, λ1 डिवाइडेड बाय λ2 होगा। ठीक, CB वास्तविकता में है क्या, तो CB वास्तविकता में V1T है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा V1T डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, AD क्या है, V2T है। यही तो है, V2T बराबर में क्या बच्चों, λ1 बटा λ2। यही तो होगा, T से T कैंसिल, इसका मतलब V1 बटा V2 बराबर λ1 बटा λ2। डन हो गया क्या। इस λ1 को उठा करके इधर पटको और इस V2 को उठा करके इधर पटको, तो ये क्या हो जाएगा, V1 बटा λ1 इज इक्वल्स टू V2 बटा λ2।
ये लो सिद्ध हो चुका है देवताओं, अगर आप गौर करो तो। क्या भाई, आवृत्ति क्या होती है, चाल बटा तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ पे c डिवाइडेड बाय लैम्डा भी आप लिख सकते हो। अरे ऐसा लिखते हैं ना, n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लिखते नहीं लिखते। यहाँ पर n क्या थी, आवृत्ति, f भी क्या होती है, आवृत्ति। अपन ने n प्रदर्शित कर रखा है वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, पहले माध्यम की चाल बटे पहले माध्यम की तरंग दैर्घ्य, पहले माध्यम की आवृत्ति हो जाएगी क्या, दूसरे माध्यम की चाल दूसरे माध्यम की तरंग दैर्घ्य, और उनका अनुपात क्या हो जाएगी, वापस से आवृत्ति हो जाएगी क्या। ये दूसरे माध्यम की आवृत्ति, ये पहले माध्यम की आवृत्ति, बताओ भी बराबर आएगी नहीं आएगी। इसको मानेंगे n1, इसको मानेंगे n2। ये f1 दिख रहा है, इसको n1 मान लेना। ठीक है, इसको मानेंगे n1, इसको मानेंगे n2, और n1 बराबर n2 आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले माध्यम की आवृत्ति और दूसरे माध्यम की आवृत्ति समान होती है। इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें यह सीख मिल रही है कि अगर एक माध्यम में वेग ज्यादा है तो वहां पर तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा है, अगर एक माध्यम में वेग कम है तो वहां पर तरंग दैर्घ्य का मान भी कम है। हमेशा अनुपात जो है इन दोनों का वो नियत रहता है, वेग ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा, वेग कम तो तरंग दैर्घ्य भी कम अपवर्तन के अंदर। ठीक है, इसलिए अनुपात जो वो गड़बड़ाता नहीं, वो समान ही रहता है। ठीक है ये बात, ठीक। अतः स्पष्ट है, आवृत्ति बराबर आ गई ना, यही तो आवृत्ति थी। ठीक, अतः स्पष्ट है कि अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये सिद्ध करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था ये तो, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। मेरे वीडियो के अंदर थोड़ी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि इतनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो, लेकिन तो भी अपनी पढ़ाई में किसी तरीके की कोई कसर मत छोड़ना, लगातार पढ़ते रहना। हैव अ गुड डे, टेक केयर।